इस देश की मातृशक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सपा और पूरे के पूरे विपक्ष ने विश्वासघात करा है। विपक्ष के साथियों की नीयत ही नहीं थी कि वो महिला आरक्षण को पारित होने देते। महिलाओं को हमेशा पीछे रखा है, लेकिन मोदी सरकार ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा है। ये बिल भी जो लेकर आए वो हमारे मोदी जी लेकर आए। विपक्ष के सभी दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को ऊपर रखते हुए राजनीति करी, परंतु राष्ट्रनीति नहीं करी। जब सत्ता में भागीदारी देने की बात आई तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है। उसके बाद से आपने देखा होगा कि महिलाओं को कितनी ताकत मिली है, कितना सम्मान मिला है, कितने बड़े बड़े पदों पर महिलाएं बैठी हैं। पहले संसद में कितनी महिलाएं होती थी। जब नारी का अपमान हुआ है तब तब उस व्यक्ति का और उसके राजनीतिक कुल का विध्वंस हुआ है। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम गिरा और उसके बाद देश की राजनीति में बहुत जोरों से अगर कहें तो भूचाल आ गया, और उस बात को लेकर उस अधिनियम के गिरने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया है, अब वही आग अब जन जन तक पहुंचाने का मकसद भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के करोल बाग जिले के अंदर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने इस अधिनियम के गिराए जाने पर जो राजनीति हुई और जो पूरा सरकार का पक्ष था उसे पूरा सामने रखा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूं उस पूरी प्रेस वार्ता के अंश और क्या कुछ कहा बांसुरी स्वराज ने। इस देश की मातृशक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, डीएमके, सपा और पूरे के पूरे विपक्ष ने विश्वासघात करा है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा कानून जो 33% आरक्षण इस देश की मातृशक्ति को देता है, विधानसभा और लोकसभा के स्तर पर सर्वसम्मति से ये पारित हो गया था सितंबर 2023 में। मुझे नहीं मालूम कि विपक्ष की अब ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये संशोधन लाना चाहते थे कि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये जो कानून है यानी 33% आरक्षण आगामी 2029 के चुनाव में भी हो जाए, तो विपक्ष के सभी दलों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ को ऊपर रखते हुए राजनीति करी, परंतु राष्ट्रनीति नहीं करी। वचन पूर्ति के इस क्षण में हमारे देश की मातृशक्ति का उन्होंने दमन करा, उनके साथ विश्वासघात करा, धोखाधड़ी करी। क्योंकि क्या है ना, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष का पूरा इंडिया अलायंस का घटक दल ये चाहता है कि नारियों की भूमिका केवल और केवल मतदान केंद्र में मतदाता के रूप में रहे। जब वो घड़ी आई, जब सत्ता में भागीदारी देने की बात आई, तो विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। आप सभी ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक राष्ट्र के नाम संबोधन करा था, आप सबने देखा था। उसमें प्रधानमंत्री जी की वेदना भी थी, संवेदना भी थी और इस देश की मातृशक्ति के प्रति एक आश्वासन भी था। विपक्ष हमेशा 3 प्रकार के कटाक्ष करता है। मैं आप सभी के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहूंगी, क्योंकि विपक्ष बार बार भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले वो बात करते हैं परिसीमन की, डिलिमिटेशन की। मैं आप सभी के सामने भारतीय संविधान का आर्टिकल 334A आप सबके सामने रखना चाहती हूं। मित्रों, आर्टिकल 334A भारतीय संविधान का हिस्सा तब बना जब सर्वसम्मति से पूरे के पूरे सदन ने यानी विपक्ष के साथियों ने इसमें सहमति जताई, तब ये संशोधन, तब ये आर्टिकल देश के संविधान का हिस्सा बना। और ये क्या कहता है? परिसीमन को, डीलिमिटेशन को कंडीशन प्रेसिडेंट बनाने के लिए महिला आरक्षण से पहले परिसीमन हो जाए, उसकी अनिवार्यता हो, इसकी स्वीकृति तो विपक्ष ने सितंबर 2023 से ही दे दी थी। अब हम क्या चाह रहे थे
मोदी सरकार ये कह रही थी कि 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है, वो सबसे क्रेडिबल आंकड़ा है, इसीलिए हम सेंसस उसको ले लेते हैं क्योंकि जनगणना में थोड़ा समय लग रहा है, परिसीमन कर लेते हैं ताकि रिजर्वेशन यानी महिला आरक्षण अभी लागू हो जाए। तो परिसीमन को लेके दूसरी भ्रांति जो विपक्ष फैलाता है वो ये कहते हैं कि भाई नॉर्थ वर्सेस साउथ, कि वो दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य हैं जिन्होंने जनसंख्या पे नियंत्रण करा है उनका हक मारा जाएगा। ये सरासर झूठ है, सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फॉर्मूला लाया जा रहा था वो था सभी राज्यों के 50% से यानी 50% सीटें बढ़ा दी जाएं। इसका अर्थ है कि सभी राज्यों की अनुपात वही रहता, शेयर जो है वो वही रहता। और मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में आज के दिन अगर आप देखेंगे तो टोटल 39 सीट्स हैं 543 में। 50% जब हम बढ़ाते तो 59 सीट्स हो जाती। आज के दिन तमिलनाडु का 543 सीट्स में उनका वोट शेयर यानी अनुपात जो है वो बनता है 7.18%। अगर परिसीमन इस हिसाब से होता तो तमिलनाडु का हक गिरता नहीं बल्कि उनकी औसत बढ़ती, उनका प्रतिशत बढ़ता। 7.18% से 7.23% होता। यानी भ्रांति फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है। आपको एक और बात मैं कहना चाहूंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सदन में खड़े होकर गारंटी दी और ये कहा कि हम किसी भी राज्य का हक नहीं कम होने देंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। स्वयं इस देश के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने ये कहा 1 घंटे का आप समय दीजिए, इस प्रकार का संशोधन आप चाहते हैं हम आपको लिखित में भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मित्रों, विपक्ष के साथियों की नीयत ही नहीं थी कि वो महिला आरक्षण को पारित होने देते और इसीलिए उन्होंने वहां पर भी खड़े होकर इस पूरे के पूरे मुद्दे को डिरेल करा और याद रखिएगा एब्स्टेन भी नहीं करा, मुखालफत में वोट दी है। इन सब दलों ने नारियों के साथ विश्वासघात करते हुए लाल बटन दबाया है। एक आखिरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी। सपा के माननीय लीडर अखिलेश यादव जी ने तो गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दी। वो तो चाहते ही नहीं थे, उन्होंने ऐसी गैर संवैधानिक असंवैधानिक बात कर दी। वो डिमांड कोई देश की सरकार यदि न्याय संगत और धर्म संगत हुई और संविधान से चलने वाली हुई तो कभी पूरी नहीं कर सकती। उन्होंने कह दिया कि एक पर्टिकुलर समुदाय की महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों नहीं है। माननीय अखिलेश जी भूल गए क्या कि इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इसे कहते हैं अंग्रेजी में गोल पोस्ट शिफ्टिंग। आज मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि विपक्ष के पास एक सुनहरा अवसर था इस देश की मातृशक्ति के आशीर्वाद का पात्र बनने के लिए, लेकिन उन्होंने विश्वासघात कर कर वो इस देश की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बने हैं। ये आक्रोश आपने दिल्ली की सड़कों पे देखा, पर ये तो केवल चिंगारी है। ये मातृशक्ति का आक्रोश पूरे भारत में प्रचंड ज्वाला की तरफ दहके। और यही नहीं, कल जो पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा आपने वोटर टर्नआउट देखा, आप देखिएगा कि मां शक्ति की भूमि बंगाल में भी मातृ का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं जानती हूं कि आप उत्सुक हैं एक और प्रश्न पूछने के लिए, उसका जवाब मैं पहले ही दे देती हूं। ये जो न्याय संगत बात विपक्ष नहीं करता है, जब जब नारियों का विरोध हुआ है तो हमारी संस्कृति सिखाती है, जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तब उस व्यक्ति का और उसके राजनीतिक कुल का विध्वंस हुआ है। आज दोपहर को जो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी से रुष्ट होकर आम आदमी पार्टी की विभाजनकारी, नारी विरोधी
देश हित में ना करने वाली जो संस्कृति है, जो उनकी नीतियां हैं, उनके भ्रष्टाचार से परेशान होकर उसे अस्वीकार करते हुए 2/3 जो उनके सांसद उनको छोड़कर जा रहे हैं, ये वो क्षण है जब आम आदमी पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। माननीय केजरीवाल जी को मैं कहना चाहूंगी, आपकी दबाव की राजनीति, आपकी नारी विरोधी राजनीति, जहां आपने दिल्ली हाई कोर्ट की सिटिंग महिला जज को भी प्रेशराइज करने की कोशिश करी, उसको आप ही के पार्टी के लोगों ने अस्वीकार करा है। अगर एक संगठन महामंत्री ही उसको छोड़कर चल जाए तो उस संगठन को आत्मचिंतन करना चाहिए। इसका अर्थ है वैचारिक दिवालियापन स्पष्ट हो गया है। वो संगठन जर्जरा के भुरभुरा कर बिखर रहा है और इसीलिए विकास की इस गंगा में जो भी भारत मां का सच्चा भक्त आकर जुड़ना चाहता है, उसका हम स्वागत करते हैं। विधायक क्यों लाएंगे? अगर इतना ही अगर सरकार की थी तो केवल एक विधेयक आती और महिला बिल वाला। सब क्या बात कर रहे हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, एक जो थी परिसीमन जो है वो तो सिंपल मेजॉरिटी से जाता है। मैम, या तो विपक्ष में लाया जाता या इन विधेयकों को थोड़ा वेट करवाया जाता। अगर नारी अधिनियम इतना ही जरूरी था तो उसको सेपरेट नहीं लाया। आपने शायद मेरी प्रेस सुनी नहीं है सर, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। आप आर्टिकल 334A पढ़ लीजिएगा। परिसीमन इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट। परिसीमन होगा तभी जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 29 से लागू हो सकता था, जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है। तो अगर आप एक संशोधन ला रहे हैं कि इसको आप लगा दीजिएगा, परिसीमन का तो अलग से बिल लाना पड़ेगा ना, वो तो उसकी एक कानूनी अनिवार्यता है। क्योंकि हम चाहते थे कि विलंब ना हो, क्योंकि अब क्या है, वरना इस अधिनियम को लागू होने में 2032 तक का समय हमें अब प्रतीक्षा करनी पड़ती, क्योंकि हम चाह रहे थे कि 29 में ही लागू हो जाए। तो 2011 की जो जनगणना थी, और याद रखिएगा वो यूपीए की सरकार ने करी, हमने नहीं करवाई। और इतना मैं आपके माध्यम से कह दूं कि डिलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक प्रपंच नहीं है, एक संवैधानिक मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। वही जो राहुल गांधी थे झलकाते हैं, लेकिन खोलकर शायद उसको पढ़कर समझने की कोशिश नहीं करते। संविधान को लागू करना था, इसीलिए कहा जा रहा था कि 2011 का आंकड़ा लिया जाए और उसके बाद जो परिसीमन हो रहा था वो 50% इंक्रीज से करा जा रहा था। 2011 का आंकड़ा केवल और केवल जो टेरिटोरियल बाउंड्री, जो ज्योग्राफी ड्रॉ करनी थी, उस पर होना था। लेकिन जनसंख्या के आधार पर किसी भी स्टेट को पिनलाइज ना किया जाए, उसको ये ना लगा जाए कि उसका हक मारा जा रहा है। इसीलिए 543 के ही शेयर को अनुपात में ही बढ़ाकर, जैसा मैंने आपको बताया, 50% सीटें जब आप बढ़ाते हैं तो दक्षिण भारत का हमारा जो राज्य है तमिलनाडु, जिसने सबसे ज्यादा मुखालफत करी थी, उसका तो अनुपात बढ़ता है। आज के दिन उनका शेयर बनता है 543 सीटों में 7.18%। जब 850 हो जाएगा तो उनकी सीटें भी बढ़ जाएंगी, उनका अनुपात भी 7.23% हो जाएगा। 50% की बात कही, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अमित शाह जी ने 50% तो कहा है, लेकिन मौखिक कहा है, किसी भी बिल में नहीं लिखा हुआ 50% की वर्डिक्ट नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि आपने ये सवाल पूछा। मैं आप उठाकर सदन की प्रोसीडिंग्स देख लीजिए। माननीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके माध्यम से सदन में ये बात कही है। आप 1 घंटे का टाइम लीजिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं लिखित में ये संशोधन आपको प्रति अभी सबको सर्कुलेट कर दूंगा। लेकिन विपक्ष की नीयत ही नहीं थी कि वो इसको पारित करते, उन्होंने तो अगर मगर कर कर दूसरी डगर पकड़ ली। मैडम, आज आपके ज़िले के अंदर नारी अधिनियम के ऊपर जो वार्ता हुई है, क्या कहेंगे और किस तरीके से जो बासी स्वराज जी ने अपने विचार रखे हैं, ना केवल अपने विचार रखे हैं बल्कि देश की संसद के अंदर जो उस दिन हुआ उस पूरे काम को उन्होंने आज उजागर किया, क्या कहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में? देखिए, हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और हम गुलाम नहीं हैं। पहले की महिला में और आज की महिला में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। अगर हम घर की रोटी बनाना जानते हैं तो हमें बाहर का काम भी संभालना आता है। इसे मैनेजमेंट कहा जाता है और हम मैनेजमेंट में बहुत आज प्रखर हैं। और अगर इस तरीके की बातें कि भाई हमारा अधिनियम पास नहीं होगा, तो मैं तो बाहर की जो विरोधी पार्टियाँ हैं उनकी भी महिलाओं को शक्ति को बोलूँगी कि हमारी
पार्टी ज्वाइन करें और एक मत होकर, एक साथ होकर हम इसका विरोध करें कि इन्होंने क्यों नहीं पास होने दिया और हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें। मैम आप क्या कहेंगे पूरी कार्यक्रम? देखिए, जो मैं तो अभी भी उन भाई साहब को भी मैंने एक बात बोली है कि जो विपक्ष है ना, वो राष्ट्र विरोधी पार्टी है। वो कभी भी किसी भी जो हमारे हित के लिए जो भी काम होगा ना, उसका वो विरोध करेंगे ही। जैसे आपने अभी देखा होगा, सीसीए आया तब उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर को लेकर आया तब विरोध किया उन्होंने, एयर स्ट्राइक हुई उस पे विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पे विरोध किया, धारा 370 हटी तब विरोध किया। तो हम तो महिलाएं हैं, वो हमारा क्यों ना विरोध करेंगे। मैडम एक चीज़ और है, आमतौर पर देखा जाता है कि भारतीय राजनीति के अंदर महिलाओं का जो कद है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, और जैसे पहले महिलाओं को इग्नोर किया जाता था राजनीति के अंदर, अब काफ़ी कुछ प्रखर होकर महिला आ रही हैं। तो अभी कितनी लड़ाई बाकी है? देखिए, लड़ाई तो चलती है, महिलाओं को हमेशा पीछे रखा है, लेकिन मोदी सरकार ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा है। ये बिल भी जो लेकर आए वो हमारे मोदी जी लेकर आए, पास कराने के लिए उन्होंने ही सबसे पहले आगे हाथ बढ़ाया, और महिलाओं को और उत्साह आया इसके कि हमें बराबरी का हक मिलेगा। लेकिन कुछ विपक्ष वाले करते हैं और करते रहे, लेकिन आज की नारी बहुत सशक्त है, वो अपना अधिकार और लेना जानती है, चाहे वो आराम से लेना हो, चाहे झगड़ के लेना, वो लेके रहेगी। जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस तरीके से लोकसभा में गिरा और उसके बाद जो देश की राजनीति में भूचाल आया, और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम था, बासरी जी ने भी अपने पूरे जो विचार थे, सरकार की मंशा थी, उसको भी उजागर किया। लेकिन ग्राउंड पे जिस तरीके से देखा जाता है कि अभी पार्टियों के अंदर खुद महिलाएं अपने पदों को लेकर या अपने काम को लेकर अभी भी संघर्ष कर रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जितना हम कहते हैं ना, सोना तप तप के कुंदन बनता है, तो जितना हम तपेंगे उतना ही निखर के आएंगे। और मैं तो कहीं दूर नहीं जा रही, मैं खुद भी शुरुआत में जब मैंने राजनीति में एंट्री की थी तो मैं एक मंडल की महिला विंग की उपाध्यक्ष बनी थी, लेकिन कुछ ही टाइम में अपनी मेहनत के दम पर मैं अध्यक्ष बनी, उसके बाद जिलाध्यक्ष बनी करोल जिले की, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट बनी भारतीय जनता पार्टी की। तो संगठन जो मेहनत करने वाली महिलाएं हैं, ग्राउंड लेवल पर जो काम करती हैं, अपना घर बार छोड़ के घर को, और हम वो महिलाएं हैं जो घर को भी बैलेंस करती हैं और राजनीति को भी बैलेंस करती हैं। राजनीति में हम सुधार करने आए हैं, और जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि महिलाओं को कितनी ताकत मिली है, कितना सम्मान मिला है, कितने बड़े बड़े पदों पर महिलाएं बैठी हैं। पहले संसद में कितनी महिलाएं होती थी, आज भाजपा की देखिए, हमारी दिल्ली में ही 2 महिला सांसद हैं, पहले भी थी। तो ऐसा नहीं है, हमारी खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी एक महिला है, लेकिन जो दूसरी पार्टियां विपक्ष हैं उसमें सिर्फ जो घूमता रहता है वही 2-3 लेडीज़ के, महिलाओं के अंदर ही घूमता रहता है। पद है, ताकत है, जो भी है, वो उसी कैबिनेट के अंदर। आप देख लीजिए परिवारवाद कहाँ है, कैसे है, और वो इसी से शायद घबराए हुए हैं। वो नहीं चाहते थे कि बाहर की महिलाएं आगे आएँ, वो सिर्फ अपने आसपास की ही राजनीति को करना पसंद करती थी, जिसके कारण उन्होंने ये बिल गिराया। और ये बिल कोई भारतीय जनता पार्टी की खाली महिलाओं के लिए नहीं था, ये समस्त देश की नारी शक्ति के लिए है। और हमारे जो संस्कृति है उसमें कहा जाता है कि यत्र नायत्र पूजते तंत्र मनते देवता, की जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। वो महिलाओं की भागीदारी को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सके, ऐसी महिलाएँ जो इतना संघर्ष करके अपना समय निकाल के राजनीति में एक कदम उन्होंने बढ़ाया है, तो उनको एक मजबूत सशक्तिकरण देने के लिए उनका एक प्रयास था, जो उन्होंने इस प्रयास को विफल किया है। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा के लिए हो गया, देखिए, वेट एंड वॉच, आने वाले टाइम में यही महिला शक्ति इसी विपक्ष को ऐसा करारा जवाब देगी कि ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे और बिल की वोटिंग करने लायक ही नहीं रहेंगे।